तो प्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है लिंग ज्ञानम। तो चलिए पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। चतुर्थ पाठ लिंग ज्ञानम। तो बच्चों, जो आपका ये पाठ है लिंग ज्ञानम, इसमें हमें लिंग के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार संस्कृत भाषा में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा हम किसे कहते हैं? लिंग के बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि कौन से शब्द संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, ये सारे जो नाम होते हैं वो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे बालिका, जना, महाविद्यालय आदि। अगर हमें किसी समूह के नाम का भी बोध हो रहा है तो वो भी संज्ञा शब्द होंगे। तो चलिए अब लिंग के बारे में आगे पढ़ते हैं। लिंग, जेंडर कहते हैं जिसे इंग्लिश में, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति, स्त्री जाति या निर्जीव वस्तु का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग के निम्नलिखित 3 भेद हैं। शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि ये शब्द स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का, मेल है या फीमेल है, या फिर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो उन्हें हम लिंग कहते हैं। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। पुल्लिंग, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे अम्ना, बालिका आदि। तो बच्चों, जिस शब्द से हमें ये पता चले कि ये शब्द पुरुष जाति का है, ठीक है, मेल है ये शब्द, तो उसे हम पुल्लिंग कहेंगे, जैसे अमन, बालिका आदि। अगर हमें पता चल रहा है, उस शब्द को हम पढ़ रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि पुरुष जाति का है, शब्द पुरुष के बारे में हमें ज्ञात करा रहा है, तो वो पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द वे शब्द होते हैं जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, अर्थात शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चल रहा है कि ये शब्द स्त्री जाति का है, हमें ज्ञात हो रहा है पढ़ने पर कि ये शब्द स्त्री जाति से संबंधित है, तो वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, जैसे वंशिका और बालिका। ठीक है, इन शब्दों को बोलने पर हमें ये बात ज्ञात हो रही है कि ये शब्द स्त्री जाति के हैं। नेक्स्ट आता है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग, जिस शब्द से किसी निर्जीव वस्तु का बोध होता है उसे नपुंसकलिंग कहते हैं, जैसे फलम, जलम आदि। जिस शब्द से हमें यह पता चले कि ना तो ये शब्द स्त्री जाति में है और ना ही ये शब्द पुरुष जाति में है, बल्कि ये ऐसा है जो निर्जीव है, ठीक है, निर्जीव वस्तु है, जिसमें कोई निर्जीव मतलब जिसमें की जान नहीं होती, तो वो आएंगे शब्द नपुंसकलिंग की श्रेणी में। ठीक है, हम उच्चारण करके समझ सकते हैं, शब्दों को पढ़कर समझ सकते हैं कि ये शब्द कैसे हैं, ना तो ये स्त्री में आ रहे हैं और ना ही पुरुष में आ रहे हैं, और साथ ही साथ ये हमें निर्जीवता का बोध करा रहे हैं, तो हम उन्हें नपुंसकलिंग की श्रेणी में रख देंगे, जैसे फल, जल आदि। जैसे अगर हम फल को देखते हैं तो वो कोई बातचीत नहीं करता, ठीक है, निर्जीव एक स्थान पर रखा रहता है, ऐसे ही जल है, तो जल हमसे कोई बात नहीं करता, ठीक है, ये दोनों निर्जीवता की श्रेणी में आ रहे हैं, तो ये नपुंसकलिंग हैं। देख लेते हैं कुछ पुल्लिंग शब्दों को। पुल्लिंग शब्द, यहाँ पर एक बालक का चित्र दे रखा है जो कि पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। बालकः, लड़का, एक लड़के का चित्र है और लड़के को हम संस्कृत में कहते हैं बालकः। नेक्स्ट जो चित्र दे रखा है किसान का दे रखा है, और किसान को हम कहते हैं संस्कृत में कृषकः। और नेक्स्ट है गधा, गधे को कहा जाता है संस्कृत में खरः। जो चित्र है गधे का दे रखा है। अगला है नरः, नरः आदमी, आदमी को संस्कृत में कहा जाता है नरः। तो इन चित्रों के द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि ये जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द हैं। आगे देखते हैं, कुछ शब्द दे रखे, स्त्रीलिंग शब्द दे रखे हैं। चित्रों के माध्यम से स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में बताया गया है। स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं? स्त्रीलिंग शब्द
एक लड़की का चित्र है जिसे संस्कृत में कहते हैं बालिका। क्या कहते हैं? बालिका। नेक्स्ट है एक औरत का चित्र है, संस्कृत में हम कहते हैं महिला। जो अगला चित्र है वो एक मकड़ी का दे रखा है, चित्र से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि ये स्त्रीलिंग है और संस्कृत में मकड़ी को कहा जाता है लूता। ठीक है। अगला जो चित्र है एक कली का चित्र दे रखा है जिसे हम संस्कृत में कहते हैं कलिका। क्या कहेंगे कली को? कलिका। अब कुछ नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में देखते हैं, उनके चित्र दिए हुए हैं, चलिए पढ़ते हैं चित्र को समझकर। पहला जो चित्र है वो एक पहिए का दे रखा है। पता है हमें पहिया एक निर्जीव वस्तु है और पहिए को संस्कृत में कहा जाता है चक्रम। नेक्स्ट जो चित्र दे रखा है वो एक घर का चित्र दे रखा है, ये भी एक निर्जीव वस्तु है और उसे हम संस्कृत में कहते हैं गृहम। अगला चित्र है साबुन का। ठीक है, साबुन का चित्र दे रखा है और साबुन भी एक निर्जीव वस्तु है जिसे संस्कृत में कहा जाता है फेनीलम। क्या कहेंगे? फेनीलम। नेक्स्ट चित्र एक पुस्तक का दे रखा है, किताब का दे रखा है जिसे हम संस्कृत में कहते हैं पुस्तकम। पुस्तकम, और ये भी एक निर्जीव वस्तु है। ठीक है, तो बच्चों हमने इस पाठ में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के बारे में पढ़ा। अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं जिससे कि हमें पता चले कि हमने कितना सीखा है। ठीक है, तो करते हैं अभ्यास। पहला प्रश्न है, पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लिखितम क चित्राणि दृष्ट्वा तेषां नामानि लिंगानुसारम लिखत। चित्र को देखकर उनके नाम लिंग के अनुसार लिखिए। तो पहला जो चित्र दे रखा है वो किसका दे रखा है? अभी हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं हम इसको? एक गधे का चित्र दे रखा है जिसे संस्कृत में कहा जाता है खरह। क्या कहते हैं? खरह। अगला चित्र है एक बालक का, लड़के का एक चित्र है, संस्कृत में हम कहेंगे बालकः। नेक्स्ट जो चित्र है वो एक मकड़ी का चित्र दे रखा है और मकड़ी को संस्कृत में कहते हैं लूता। क्या कहते हैं? लूता। तो हम इन तीनों चित्रों में देख रहे हैं, जो पहले चित्र में गधा जिसको खरा कहा जाता है वो एक पुल्लिंग शब्द है, बालक भी एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि लूता, जो लूता है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। आगे करते हैं, एक लड़की का चित्र दे रखा है, लड़की को संस्कृत में कहेंगे, क्या कहते हैं? बालिका। क्या कहेंगे? बालिका। बालिका हम कहते हैं लड़की को संस्कृत में। अगला चित्र साबुन का दे रखा है, साबुन को हम कहते हैं संस्कृत में फेनीलम। क्या कहते हैं? फेनीलम। अगला चित्र है घर का, जिसे संस्कृत में कहा जाता है गृहिम। गृहिम, गा के नीचे री लगा हुआ है इसलिए गृहिम की आवाज आएगी। ठीक है, तो हम इन तीन चित्रों में देख रहे हैं, जो पहला चित्र एक बालिका का है जो एक स्त्रीलिंग शब्द है, दूसरा चित्र साबुन का है जो एक निर्जीव वस्तु है तो वो नपुंसकलिंग में आएगी, और जो तीसरा चित्र है वो घर का दे रखा है गृहिम, जो कि नपुंसकलिंग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सुमेलनम कुरुत। सुमेलन करना है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से कि हमारा कौन सा जो चित्र है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा और कौन सा चित्र स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। तो चलिए मिलान करते हैं। पहला चित्र है एक लड़के का बालकः, जो कि पुल्लिंग शब्द है। अगला चित्र है महिला का, स्त्री का, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। अगला चित्र देखेंगे वो किसका है? एक कली का चित्र है, कलिका, जिसे कहा जाता है कलिका, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला नेक्स्ट चित्र है एक चक्र का, पहिए का चित्र है, जिसे हम नपुंसकलिंग के अंतर्गत रखते हैं। अगला चित्र कृषक का है, किसान, जो कि पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो चित्र दे रखा है साबुन का दे रखा है जो कि निर्जीव वस्तु है, तो वो किसमें आएगी? नपुंसकलिंग में। तो बच्चों हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को अच्छी प्रकार से संपन्न कर लिया है। तो बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक के चतुर्थ पाठ का अध्ययन किया, जिसमें हमने सीखा कि लिंग किस प्रकार के शब्दों को कहा जाता है, किस प्रकार से लिंग शब्दों का विभाजन किया जाता है, कि वो स्त्रीलिंग में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं या फिर नपुंसकलिंग में आते हैं। हमने कुछ उदाहरण भी देखे
आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको फिर से उच्चारण के साथ जरूर पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इसके अभ्यास कार्य को कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।